सोशल मीडिया के खेमे में खबर आ रही है कि ज्योति मौर्य एसडीएम को डिसमिस कर दिया गया है, यानी नौकरी से बाहर कर दिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है और किस आर्टिकल के तहत या किस प्रोविजन के तहत उन्हें नौकरी से बाहर किया जा सकता है। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पर दो तरह के इल्जाम लगाए हैं। पहला पारिवारिक है, पति पत्नी का मामला है, झगड़ा है पति पत्नी के बीच, एडल्ट्री का आरोप है। इसमें लीगली कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सीधे तौर पर एथिकल ग्राउंड्स पर कुछ कार्रवाई हो सकती है, मगर वो छोटी कार्रवाई हो सकती है, डिसमिसल तक की कार्रवाई नहीं हो सकती। दूसरा जो आरोप लगा है वो है संगीन आरोप, वो है भ्रष्टाचार का आरोप। यानी पति का कहना है कि 6 लाख रुपया महीना ज्योति मौर्य लेती थी, जो कि एक बड़ा आरोप है। और अगर इस साक्ष्य को सही पाया गया तो उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला भी दर्ज हो सकता है। अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है, कोर्ट में मामला चलता है, कोर्ट सजा देती है, तो उसके बाद डिसमिस होना तय है। और दूसरी चीज यह भी समझिए कि अगर यह भ्रष्टाचार का आरोप झूठा साबित होता है तो ज्योति मौर्य इसी तरह से अपनी नौकरी पर बनी रहेंगी जैसे कि पहले वो नौकरी कर रही थी। उनकी नौकरी पर कोई आंच नहीं आएगी। जय हिंद। ज्योति मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश में एसडीएम है और उनके पति आलोक मौर्य को लेकर सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया में खबर बनी हुई है। सोशल मीडिया में कई जगह पर दावा किया जा रहा है कि ज्योति मौर्य को डिसमिस कर दिया गया है, उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। क्या यह दावा सही है? यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जगह जगह यह खबर देखने को मिल रही है। आज आपके लिए इसी चीज को डिकोड करूंगा टेक्निकल तरीके से। देखिए, सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि किसी भी पीसीएस अधिकारी को क्या ऐसे ही हटाया जा सकता है? क्या किसी पीसीएस अधिकारी को इंक्वायरी के बिना हटाया जा सकता है? और सबसे पहले तो यह जरूरी है जानना कि ज्योति मौर्य पर आरोप क्या है। देखिए, दो तरह के आरोप हैं जो मैंने पहले भी आपको बताया था। एक आरोप है कि एडल्ट्री जो है वो उनके द्वारा की गई है, मतलब कि किसी दूसरे, शादी के बावजूद किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध रखे गए। अब ये जो एडल्ट्री वाला लॉ था जो पहले चलता था, उसमें भी महिला की कोई गलती नहीं मानी जाती थी, मगर इन केस वो लॉ होता भी तो भी कोई फायदा नहीं था। मगर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको निरस्त कर दिया। तो एडल्ट्री कोई अपराध नहीं है। ये आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का अपना पर्सनल मामला है, उसे वो आपस में बैठकर डिसाइड कर सकते हैं। इसका नौकरी से कोई लेना देना सीधे तौर पर नहीं है। दूसरी चीज, उनके पति द्वारा एक डायरी मीडिया में पेश की गई है 100 पन्नों की। इस डायरी में दावा किया गया है कि उन्होंने उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन जिन से पैसा लिया है, और जो डायरी है उसे देखने पर पता लगता है कि महीने में तकरीबन 6 लाख रुपया ज्योति मौर्य द्वारा लिया जाता था। तो अगर यह सच है, अगर एजेंसीज इसकी जांच करती हैं और उसमें सच पाया जाता है, तो इस मामले में ज्योति मौर्य पर कार्रवाई हो सकती है। पर क्या 10 दिन में या 15 दिन में ही ये कार्रवाई जो है मुकम्मल हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। अब जो ज्योति मौर्य हैं वो एसडीएम हैं उत्तर प्रदेश के बरेली में। उन्हें वो पीसीएस अधिकारी हैं। एसडीएम दो तरह के होते हैं। देखिए, एक आईएएस आपको एसडीएम मिल जाएंगे, एक पीसीएस एसडीएम मिल जाएंगे। तो वो पीसीएस अधिकारी हैं, मगर पीसीएस अधिकारी को कैसे डिसमिस किया जा सकता है यह जानना जरूरी है। अब देखिए, एक प्रोटेक्शन होती है जो ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी होते हैं, यानी आईएएस आईपीएस अधिकारी और फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी, उन्हें एक प्रोटेक्शन होती है। इसके साथ ही जो स्टेट सिविल सर्विसेज के अधिकारी होते हैं उन्हें भी संविधान में प्रोटेक्शन दी गई है। अब ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल के तहत आती है? ये आती है आर्टिकल 311 के तहत। आर्टिकल 311 उसका सब सेक्शन है 1। वो क्या कहता है ये समझिए। वो कहता है कि नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ईदर ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस or a state government shall be dismissed or removed by an authority subordinate to the on that appointed him or her। मतलब कि जिस अथॉरिटी ने उस पीसीएस अधिकारी को या ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी को रिक्रूट किया है, उससे कोई भी जूनियर स्तर का अधिकारी उसे सर्विस से हटा नहीं सकता। यानी कि ज्योति मौर्य के केस में उन्हें गवर्नर हटा सकते हैं, उनसे नीचे का कोई भी व्यक्ति नहीं हटा सकता। दूसरी चीज, इसमें आर्टिकल 311 का सबसेक्शन 2 है। वो क्या कहता है ये भी समझिए। नो सिविल सर्वेंट शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी इन विच ही और शी हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ चार्जेस एंड गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज चार्जेस। यानी कि किसी भी सिविल सर्वेंट को सर्विस से डिसमिस नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, उसका रैंक में उसे नीचे नहीं किया जा सकता। उसके लिए सबसे पहले इंक्वायरी करनी पड़ेगी, और इंक्वायरी जब होगी तो उसमें उस
अधिकारी जिस पर आरोप लगा है उसकी भी सुनवाई होगी, उसके बाद ही कोई फैसला होगा, तभी उसको हटाया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है, या उसका रैंक जो है वो नीचे किया जा सकता है, यानी डिमोशन की जा सकती है। तो ये रूल साफ तौर पर कहता है कि सीधे तौर पर गवर्नर ज्योति मौर्य के मामले में फैसला ले सकते हैं, मगर क्या बिना इंक्वायरी के फैसला होगा? नहीं। तो इस मामले में अभी तक जो रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं उनमें इंक्वायरी तो शुरू हो गई है, मनीष दुबे के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है, और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकता है कि ज्योति मौर्य के खिलाफ भी शुरू हो गई हो, वो रिपोर्टेड फैक्ट्स में ना आई हो, मगर अगर इंक्वायरी शुरू हो गई है और उस जांच में सच पाया गया कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। अब देखिए आगे समझिए नियम क्या है। अब ये कौन आर्टिकल 311 के तहत प्रोटेक्टेड है, ये समझिए। आर्टिकल 311 खास तौर पर प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है जो लोग सिविल सर्विसेज में होते हैं। अब कौन कौन सी सिविल सर्विसेज इसमें आती है ये समझिए। देखिए, एक तो जो सिविल सर्विस जो केंद्र सरकार की है उसके मेंबर सभी 311 आर्टिकल के तहत प्रोटेक्ट हैं। दूसरा, ऑल इंडिया सर्विस जो मैं बता चुका हूं, जैसे कि आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी, ये 3 सर्विस ऑल इंडिया सर्विस है। आईआरएस अधिकारी ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, ठीक है। आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इनके अधिकारी भी इसमें प्रोटेक्ट हैं। तीसरा, जो सिविल सर्विसेज है किसी भी राज्य की, उसके अधिकारी भी इसमें प्रोटेक्ट हैं। चौथा, जो लोग जो किसी भी सिविल पोस्ट पर है किसी स्टेट में या केंद्र में, वो भी इसके तहत प्रोटेक्ट हैं। पांचवा, ये हर सिविल सर्वेंट पर, हर पब्लिक ऑफिसर पर लागू होती है, पर ये डिफेंस पर्सोनेल पर लागू नहीं होती, यानी कि आर्मी के अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है, ये इसमें साफ तौर पर कहा गया है। मगर कुछ एक्सेप्शंस हैं। देखिए, प्रोटेक्शन तो संविधान में दे दी गई है कि आपको एकदम से नहीं हटाया जाएगा, पहले इंक्वायरी होगी, उसके बाद अगर कुछ साक्ष्य पाए जाएंगे तो उसके बाद अगर गवर्नर सोचते हैं कि सही है इसको हटाना, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो हटाया जा सकता है। मगर इसमें कुछ एक्सेप्शन है, ये भी समझिए। आर्टिकल 311 सबसेक्शन 2 वो क्या कहता है? सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए, अगर किसी व्यक्ति पर क्रिमिनल चार्ज लगा है और उसे अदालत के द्वारा कन्विक्ट कर दिया जाता है, यानी सजा दे दी जाती है, तो ऐसे कन्विक्टेड अधिकारी को सर्विस से डिसमिस किया जा सकता है बिना इंक्वायरी किए। जब अदालत ने ही उसे कन्विक्ट कर दिया तो उसे फौरन जो है बिना इंक्वायरी के सर्विस से निकाला जा सकता है। अब आर्टिकल 311 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, ये समझिए, अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी को लगे, ज्योति मौर्य के केस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी है गवर्नर और ऑल इंडिया सर्विस के केस में होते हैं प्रेसिडेंट, तो गवर्नर को अगर लगे कि इंक्वायरी रीजनेबली प्रैक्टिकल नहीं है तो बिना इंक्वायरी के ही हटाया जा सकता है। मगर वहां पर आर्टिकल 311 का सबसेक्शन 2 और क्लॉज बी लगाना पड़ेगा। इसमें सबसेक्शन 2 में क्लॉज सी क्या कहता है? वो कहता है कि गवर्नर को अगर लगे, मैं पीसीएस अधिकारी की बात कर रहा हूं, अगर गवर्नर को लगे इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, वो इंक्वायरी जरूरी नहीं है, अगर उन्हें लगता है तो वो फौरन उसे इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट हटा सकते हैं। तो ये 2-3 एक्सेप्शंस हैं। ऐसे एक्सेप्शनल मामलों में इंक्वायरी की जरूरत नहीं होती, सीधे तौर पर हटाया जा सकता है, मगर अदरवाइज सभी अधिकारियों को कानून में प्रोटेक्शन दी गई है, संविधान में प्रोटेक्शन दी गई है। अब 2021 में जे&के में, जम्मू कश्मीर में खास तौर पर एक एसटीएफ बनाई गई थी। जिन एम्प्लॉइज को आर्टिकल 311 सबसेक्शन 2 और इसके क्लॉज सी के तहत हटाना है, उनके केसेस स्क्रूटनाइज करने के लिए, चुनने के लिए ये एसटीएफ बनाई गई थी, जो कि चुन चुनकर सरकार को दे रही थी कि ये ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारी हैं जिनको हटाया जा सकता है। तो ऐसे में 2-3 टीचर्स हैं, उनको हटाया गया था। इसी के साथ ही भारत सरकार ने पीरियोडिक रिव्यू करने के लिए बोला हुआ है, उसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी निकाला हुआ है, इंस्ट्रक्शंस भी आई हुई हैं। अब उसमें क्या होता है, उसके तहत जो FR 56J है, रूल 48 और CCS पेंशन रूल्स 1972 का, उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है किसी भी अधिकारी पर अगर पीरियोडिक रिव्यू में उसकी जो फीडबैक है वो अच्छी नहीं मिलती, या फिर ऑल इंडिया सर्विस डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स में भी उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है अगर वो ऑल इंडिया सर्विस का अधिकारी है। तो कुल मिलाकर भारत सरकार ने भी काफी सख्ती बरती है उन अधिकारियों के खिलाफ जो काम नहीं करते हैं, भ्रष्ट हैं, या फिर किसी और कारण से वो सर्विस के लिए सूटेबल नहीं है। अब जो अधिकारी, केंद्र सरकार ने तो साफ तौर पर कहा हुआ है कि जो अधिकारी 50 साल की उम्र पूरी कर ले या 55 साल की पूरी कर ले या फिर 30 साल की नौकरी पूरी कर ले, तो उसके बाद
उसकी सर्विस का एक रिव्यू होगा। उस रिव्यू में देखा जाएगा कि क्या ये व्यक्ति सर्विस के लिए आगे भी सूटेबल है, और अगर उसे सूटेबल नहीं पाया जाता तो उसे कंपल्सरी रिटायर करके घर भेजा जा सकता है। ऐसे कई सीनियर, कई आईएएस और कई आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें घर भेजा जा चुका है इसके तहत भी। अब एक क्लॉज और है, कई लोग लंबी छुट्टी लेकर जाते हैं, कई अधिकारी, और वो छुट्टी से वापस नहीं आते हैं छुट्टी खत्म होने के बावजूद। एक स्पेसिफिक पीरियड तक वेट किया जाता है, उसके बाद अगर छुट्टी खत्म होने के बाद, या फिर कोई स्टडी लीव पर गया है वो खत्म होने के बाद, या फिर कोई फॉरेन असाइनमेंट पर विदेश में गया है सरकारी नौकरी के तहत ही, और वो असाइनमेंट खत्म होने के बाद स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक अगर वो व्यक्ति, वो अधिकारी अपनी नौकरी ज्वाइन नहीं करता तो उस पर भी कार्रवाई करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। यानी ऑल इंडिया सर्विस लीव रूल 1955 के रूल 7 सब रूल 2 के तहत ऐसे अधिकारी के तहत के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये रूल है जो कि साफ तौर पर बताते हैं कि किस तरह से किसी भी अधिकारी पर जो कि अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब देखिए, कुछ लोग ये नहीं समझते हैं कि डिसमिसल और रिमूवल में क्या फर्क है। कई लोग कह देते हैं कि अगर किसी को डिसमिस किया गया है तो उसको बोल देते हैं इसको नौकरी से हटाया गया, उसको हटाया नहीं गया है। हटाना होता है रिमूव करना, हटाया नहीं गया है। रिमूव करना अलग है, हटाना अलग है, और सर्विस से डिसमिस या टर्मिनेट करना अलग है। इसकी टर्मिनोलॉजी समझिए। देखिए, जो व्यक्ति सर्विस से डिसमिस होता है, वो डिसमिसल जो है वो बार करती है उसको आगे कोई एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए। इट बार्स फ्रॉम फर्दर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर कोई सरकारी अधिकारी उसे डिसमिस किया गया तो आगे किसी सरकारी नौकरी में अप्लाई नहीं कर पाएगा, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगी। दूसरा होता है रिमूवल। अगर सरकारी नौकरी से किसी अधिकारी को हटाया गया है, इस मामले में इट अलाउज पर्सन टू सीक फर्दर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उसको आगे एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। तो यहां पर यह फर्क है, डिसमिसल के मामले में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, रिमूवल के मामले में फर्दर एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। अगर किसी अधिकारी पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है तो उस मामले में ये 3 कानून लागू नहीं होते। पहला, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, दूसरा है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, और तीसरा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये 3 कानून उस पर लागू नहीं होते। और जो कंपल्सरी रिटायरमेंट वाले लोग हैं उनको आर्टिकल 311 के तहत कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर सरकार चाहती है किसी भी अधिकारी को घर भेजना, उसने डिसाइड कर लिया है, तो फिर उसके बाद आप ये मत कहने लग जाना कोर्ट में जाके कि आर्टिकल 311 के तहत मैं सिविल सर्विसेज का अधिकारी हूं और मुझे प्रोटेक्शन मिली हुई है। वहां पर प्रोटेक्शन काम नहीं करेगी। अगर सरकार आपको घर जबरी तौर पर भेज रही है, दैट मींस कोई ना कोई ऐसी चीज, कोई साक्ष्य ऐसा सामने आया है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में सूटेबल नहीं हो, सूटेबल ऑफिसर नहीं हो, तो इसलिए 311 की प्रोटेक्शन उस अधिकारी को नहीं मिलेगी। सभी जो परमानेंट और टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सरकारी नौकर हैं, उनको आर्टिकल 311 के सबसेक्शन 2 की प्रोटेक्शन मिलेगी। अब कुछ और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो भी संविधान में किए गए हैं, जैसे कि पार्ट 14 है, वो भी यूनियन और स्टेट की सर्विसेज से डील करता है, उसके बारे में बात करता है। ऐसे ही आर्टिकल 309 वो पार्लियामेंट और स्टेट को जो पब्लिक सर्विसेज की पोस्ट हैं उसकी रिक्रूटमेंट और उसकी कंडीशन ऑफ सर्विस को रेगुलेट करने की पावर देता है। यानी कि कोई भी स्टेट की सिविल सर्विसेज है तो वो राज्य उसकी पोस्टें बढ़ा घटा सकता है, या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या जैसे अब ये मामला सामने आया है तो इसमें कल को एथिकल कोई स्टैंडर्ड सेट कर सकता है कि अगर कोई आईएएस अफसर या पीसीएस अफसर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है, या इस आधार पर उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। तो ऐसा स्टेट की विधानसभा कर सकती है पीसीएस के मामले में, और पार्लियामेंट कर सकती है आईएएस के मामले में। ऐसे ही आर्टिकल 310 भी बात करता है सिविल सर्वेंट्स के बारे में। उसमें लिखा है कि एक्सेप्ट फॉर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ए सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट वर्क्स एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। यानी कि कोई अगर पीसीएस अधिकारी है तो वो गवर्नर के प्लेजर, जब तक गवर्नर खुश है उसके काम से तब तक वो काम करेगा अपनी पोस्ट पर, और कोई ऑल इंडिया सर्विस का अधिकारी है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब तक खुश है उसके काम से तब तक वो अपनी सर्विस पर बना रह सकता है। ऑल इंडिया सर्विस या फिर किसी भी सेंट्रल सर्विस जो कि ग्रुप ए की सर्विस है उस पर प्रेसिडेंट की प्लेजर तक बना रह सकता है। आर्टिकल 311 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, मगर प्रेसिडेंट और गवर्नर की इस पावर पर, जो कि मैंने बताया कि एक एब्सोल्यूट पावर है, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगी हुई हैं। अब कुछ केसेस हैं, प्रोमिनेंट केसेस हैं इन सर्विसेज के, जो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं नाम उन केसेस के बता दूंगा रेफरेंस के लिए। जैसे कि प्रदीप सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा केस है यूपी वर्सेस एएन सिंह, तीसरा केस है महेश वर्सेस उत्तर प्रदेश, चौथा केस है रामास्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये 4 केस ऐसे हैं जिनका रेफरेंस दिया जाता है ऐसे मामलों में। मगर कुल मिलाकर जो खबर
मीडिया पर वायरल हो रही है, ज्योति मौर्य को डिसमिस कर दिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। देखिए, डिसमिसल की प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है, 2, 4, 5 दिन में डिसमिस एकदम से नहीं किया जाता अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा मामला हो। सस्पेंशन हो सकता है, मगर सस्पेंशन भी किसी आधार पर ही होता है। फिलहाल ऐसी खबर सामने रिपोर्टेड फैक्ट्स के जरिए बिल्कुल नहीं आई है, तो जो भी अफवाह फैला रहे हैं उन पर यकीन ना कीजिए। जय हिंद।